हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द परचम क्लासेस। ये हमारा एमसीक्यू का फर्स्ट सेशन होने वाला है, जिसमें हमने अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स लर्न किए हैं उनको हम रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। और हम ये भी चेकआउट करेंगे कि हमारी नॉलेज कितनी बिल्ड हुई है, क्या जितनी भी हमने नॉलेज एक्वायर करी है अब तक की वीडियोस से, क्लासेस से, आर वी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बिकॉज दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ लर्निंग होल थिंग मेजरली, अदर देन द एक्वायरिंग नॉलेज। हमारा मेन पर्पस होता है कि हम सवालों को सॉल्व कर सके एग्जाम के अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चंस को। तो इसमें यही देखेंगे। अब सबसे पहली बात, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, मैं आपके लिए रीड आउट जरूर करूंगी, बट बिफोर आई विल आंसर कि क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, यू आर सपोज टू आंसर योर सेल्फ। आप खुद से एक बार आंसर करने की कोशिश करेंगे, अपना दिमाग दौड़ाएंगे, फैक्ट्स को रिकॉल करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे जब आप फैक्ट्स को रिकॉल करेंगे ना, इट विल हेल्प यू टू सी कि आपकी कहाँ कहाँ कमियां हैं। दूसरी चीज, आपको हर एमसीक्यू के बाद एक आंसर प्रोवाइड किया जाएगा सॉल्यूशन की। मैं आपको आंसर बताऊंगी और मैं वो ट्रिक्स आपके साथ री रिवाइज करूंगी जो हमने क्लास में डिस्कस की थी। तो अगर आपको फर्दर कोई भी चीज आपको लग रहा है कि मेरे को अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या तो आप क्लास की वीडियो को वापस देखिए या आंसर को अपने आप पढ़िए। हम यहाँ पे आंसर को एक एक को कंप्लीटली रीड आउट नहीं करेंगे जिस तरीके से हमने हर एक क्वेश्चन के बाद दे रखा है, बिकॉज इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। हमने क्लासेस में वो कवर कर लिया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज की क्लास शुरू करते हैं और अपना केबीसी खेलते हैं। ये सोलर सिस्टम का मोस्टली आज की क्लास में क्वेश्चन सोलर सिस्टम पे होने वाले हैं। तो आपका पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि इन 1610 किसने डिस्कवर किया अपने न्यूली इन्वेंटेड टेलीस्कोप से कि जुपिटर के 4 मून होते हैं। ठीक है, तो जुपिटर के मून्स को किसने डिस्कवर किया था 1610 के अंदर? आंसर कीजिए। आई एम श्योर सबको पता होगा इसका आंसर, गैलीलियो गैली। ठीक है, अब सवाल ये आता है, अब हम यहाँ पे रिवाइज ये करेंगे कि कौन से 4 मून थे वो, क्योंकि हमने एक ट्रिक याद करी थी, अगर आपको याद हो, कि गैलीलियो के गल से हमें क्या याद करना था। हमने एक दिमाग में बिठा लिया था कि गल से आ जाएगा कि पंजाबी बहुत बातें करते हैं, बहुत गल्ला करते हैं, राइट। और फिर उससे हमने लिंक किया था कि हम ये याद करेंगे कि पंजाबी बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं, यूरोप साइड में जाते हैं, है ना। तो इसलिए एक मून हो जाएगा यूफोरा। ठीक है, दूसरा हमने बोला था ये इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं, तो आईओ एक और ये मून था। तीसरी हमने इसका मून याद किया था कि वो वहां पे जाके बहुत ज्यादा ज्ञान बांटते हैं, है ना। तो ज्ञान मेडी करके ऐसे कुछ था एक और मून। और चौथा मून इसका था आपका, जो 4 मून गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे। फोर्थ वन वाज मेरे को हाँ, कॉल। हाँ, हम सिर्फ कॉल पे ही ज्ञान नहीं बांटते, वैसे भी बांटते हैं। तो कैलिस्टो इज योर फोर्थ मून। लाइक दिस वी हैव रिवाइज्ड ऑल द 4 मून्स। तो अगर इसी टॉपिक से अगर आपको फर्दर सवाल आ जाता है, आपको 4 मून में से किसी के नाम भी दे दिए जाएंगे, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व। ये आपका एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया सवाल है, 2000 और एक सेकेंड, हाँ, 2002 के अंदर। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट टू एक्यूरेटली, कौन पहला इंसान था जिसने एक्यूरेटली डिस्क्राइब करी रिंग्स ऑफ सेट्रन कि वो डिस्क की फॉर्म में है 1655 के अंदर? इसका भी आंसर सोच के देखिए क्या होगा। गैलीलियो गैली तो होगा नहीं, मतलब हम कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। कई हर सवाल का हमें आंसर नहीं पता होता, तो हम एलिमिनेशन करने की कोशिश करते हैं। बी तो हमें पता है कि पक्का है नहीं। ठीक है, अब सेकंड आता है कि कैसिनी क्या होती है, एक सेटल कैसिनी मून है, वन ऑफ द मून है सेट्रन का, तो पॉसिबिलिटी है ये हो सकती है, बट नहीं, इससे आंसर नहीं आएगा। द राइट आंसर इज क्रिस्टेन। क्रिस्टेन इज योर राइट आंसर टू इट। सो ये पॉइंट आप याद करेंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि किस तरीके से क्रिस्टेन ने डिस्कवरी करी थी सेट्रन की रिंग्स की। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मून कंप्लीट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी और बॉडी के अराउंड चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, और रोटेशन का मतलब क्या होता है, आप अपनी खुद की एक्सिस पे चक्कर काट रहे हैं। तो सवाल ये पूछता है कि मून कितनी बार रोटेट कर लेता है अपनी एक्सिस पे, जितने टाइम में वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करके आता है। आंसर इज 1, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। मून टेक इक्वल टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ,
और उसको अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए भी वही वक्त लगता है। Here is the description, आप पढ़ सकते हैं। मून, a single orbit of our planet takes the moon 27.3 अर्थ डेज। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट? कौन सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का पार्ट है? स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो स्टार्स, यस इट इज द पार्ट ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, प्लैनेट्स भी है एंड मून्स भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 1, 2 एंड 3। सो योर सी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली ये सबको समझ आ गया होगा। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? जितनी भी आपकी हेवनली बॉडीज होती है, मतलब स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, आपके सैटेलाइट्स हैं, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, गैलेक्सीज, इवन ऑल दीज आर आल्सो योर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अब तक के हम सारे सवाल कर पा रहे हैं इजीली, जितनी भी हमने नॉलेज एक्वायर करी, जितना भी हमने पढ़ा था, ठीक है। आपका सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स? किसने ये कॉन्सेप्ट बताया कि यूनिवर्स एक्सपेंड करता है? ठीक है, मान लो अगर आपको ये याद ना हो कि भाई एक्सपेंडिंग यूनिवर्स क्या होता है, तो आप याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने यूनिवर्स से रिलेटेड आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी, दैट थ्योरी नेम एज द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में एक सिंगुलर एटम था जो क्या हुआ था, कितने टाइम बाद, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्या कर गया था, एक्सप्लोड कर गया था, है ना। और फिर क्या हो गया था, वो एक्सपेंड कर गया था, है ना। इसीलिए बिग बैंग थ्योरी को क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंशन थ्योरी भी बोलते हैं। वी कॉल बिग बैंग थ्योरी एज द एक्सपेंशन थ्योरी ऑल्सो। तो बिग बैंग थ्योरी की डिस्कवरी किसने करी थी, हु प्रपोज्ड द बिग बैंग थ्योरी? वी ऑल नो दैट एडविन ह्यूबल वाज द पर्सन। कैसे याद किया था एडविन ह्यूबल? बिग बैंग में हुआ था एक्सप्लोजन, और अगर एक्सप्लोजन हुआ है इसका मतलब बबल, जैसे बबल फूट जाता है ना, इसी तरीके से ये वो जो आपका सिंगुलर एटम था उसमें भी एक्सप्लोजन होकर फूट गया था। तो बबल से हमने याद किया था ह्यूबल, तो ऑफ कोर्स आप नहीं भूलेंगे। तो आपकी जो थियरी थी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड, वो एडविन ह्यूबल ने दी थी। आई थिंक रिवाइज हो गया होगा, याद आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, अब अगला सवाल बोलता है कि विनोद टॉक्स अबाउट द ओनली प्लैनेट विद द लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ही इज टॉकिंग अबाउट? सिर्फ एक अकेला प्लैनेट की बात कर रहा है जिसके सरफेस पे पानी है। कौन से प्लैनेट की बात कर रहा है? ये तो कोई बच्चा भी इस सवाल का जवाब दे दे। हम धरती पे रहते हैं, धरती पे ही पानी है, और पानी की वजह से ही देयर इज अ लाइफ, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, वाटर विच इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर की वजह से लाइफ है। तो अर्थ इज द करेक्ट आंसर। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मिस आउट नहीं करके आने, ऐसा नहीं कि भाई मैंने पढ़ा नहीं है मैं मिस आउट कर दूं, नो, डोंट डू दैट। ओके, अगला सवाल है, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज कंसीडर एज अर्थ ट्विन? अर्थ का ट्विन किस प्लैनेट को बोला जाता है, बताइए। सबको पता होगा, अर्थ का ट्विन बोला जाता है वीनस को। क्या बोला जाता है? वीनस को। हमने अर्थ के ट्विन की बजाय एक और नाम इसका पढ़ा था, सिस्टर प्लैनेट, है ना। क्यों अर्थ का ट्विन बोला जाता है वीनस को? क्योंकि उसका अप्रोक्सीमेटली सेम तो साइज होता है, ठीक है, सॉरी, उसका अप्रोक्सीमेटली सेम साइज होता है, और उसके ऊपर फिजिकल फीचर्स जो है ना, फिजिकल फीचर्स यानी कि आपके क्रेटर्स, माउंटेन्स, ये सब ये अप्रोक्सीमेटली अर्थ जैसे ही है, इसीलिए वीनस को क्या बोला जाता है, सिस्टर प्लैनेट बोला जाता है, या अर्थ की ट्विन बोला जाता है। इसके अलावा कोई और नाम हमने याद किया हो वीनस का, यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको सेम क्वेश्चन थोड़ी ना देगी एसएससी बार बार, लेकिन हाँ इसी टॉपिक के अराउंड पूछ सकती है तो हमें आना चाहिए। वीनस के और हमने नाम याद करे थे, बताइए। इवनिंग स्टार, ठीक है, और हमने इसको क्या बोला था कि वीनस को मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं हम, है ना, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। और इसको हम ब्राइटेस्ट स्टार के नाम से भी जानते हैं। ब्राइटेस्ट स्टार भी आपका कौन ही होता है?
वीनस ही होता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग वीनस। योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एट द टाइम्स नॉट कंसीडर्ड टू बी द प्लैनेट। इस वक्त इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा प्लैनेट नहीं है? जुपिटर है, मार्स है, सबको पता है, प्लूटो नहीं है। पर सबको ये नहीं पता होगा, ये हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा कि 2006 के अंदर प्लूटो को बाय बोला गया था कि बाय बाय, नाउ यू आर नो मोर अ प्लैनेट। तो अगर प्लूटो प्लैनेट नहीं है तो क्या है? नाउ प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, है ना। तो रिकॉल करने की कोशिश करो, तब हमने पढ़ा था कि प्लूटो को 2006 के अंदर किसने हटाया इस प्लैनेट की कैटेगरी में से? IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। कहाँ पे है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन? फ्रांस के कहाँ पे? पेरिस के अंदर है ये आपकी लोकेटेड। ठीक है, और हमने 3 क्राइटेरियाज भी पढ़े थे तब कि कौन कौन से क्राइटेरिया के बेस पे हम प्लैनेट डिसाइड करते हैं। पहला क्राइटेरिया था कि अर्थ सन के ऑर्बिट में रिवॉल्व करे। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये था कि उसका इतना ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम हो कि वो एक शेप को मेंटेन कर सके। और तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास ये था कि उसका नेबरहुड क्लियर होना चाहिए। बट प्लूटो भाई साहब का नेबरहुड क्लियर नहीं था, इसीलिए इसको रिमूव कर दिया गया था। चले आगे। Your next question is which one of the following is the largest moon of the Saturn? कौन सा largest moon है Saturn का? अच्छा, अब ये पता होना चाहिए, 4 नाम दे रखे भाई, मून है कौन सा Saturn का? ठीक है, मैंने तुम्हें एटलस नाम का कोई मून नहीं पढ़ाया, कैरमे नाम का नहीं पढ़ाया, बट हो तो सकता है, जरूरी नहीं अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो ये मून नहीं है, क्योंकि Saturn के तो ऑफकोर्स बहुत सारे मून्स हैं। 89 या 82 हमने कुछ मून्स पढ़े थे। तो चलो, इनका तो नाम ही नहीं पता तो इनको बाद में रखते हैं। यूरोपा की अगर बात करूं तो ये अभी अभी हमने शुरू में रिवाइज करा कि ये जुपिटर का है, तो ए ऑप्शन तो पक्का ही नहीं होना। ठीक है, अब तुम्हें ये याद होना चाहिए था, मैंने तुम्हें सेट्रन के मून्स याद कराए थे, बहुत इंपॉर्टेंट मून्स थे जो। ठीक है, तो टाइटन इज दी करेक्ट आंसर। कौन कौन से मून थे? ट्रिक बताऊं क्या याद थी? मैंने नहीं बताया था कि सैटरडे को, ठीक है, समवन रन, कोई दौड़ के जाता है, क्योंकि उसको क्या करना होता है, टाइटन के पोज के अंदर उसे रिया को प्रपोज करना होता है। बट उसको इस चीज का क्या बहुत था, बहुत ज्यादा फोबिया था, डर था, है ना। तो फोबी फोबी करके आपका था। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, मून, है ना। और उसके बाद आपका एक और किस चीज का फोबिया था कि मैं कैसे उसको प्रपोज करूँ, तो कैसी नहीं। ये 4 मून थे बहुत इंपॉर्टेंट, हमने याद करे थे रिगार्डिंग सेट्रन। सैटरडे को टाइटन टाइटन के पोज में रिया को प्रपोज करना था, इस चीज का बहुत ज्यादा फोबिया था कि इसको करूँ कैसे प्रपोज, कैसी नहीं। क्लासेस देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं करेंगे, इवन आप क्लिक करके इजीली बता भी देंगे हाँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्वार्फ प्लैनेट्स लाई इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट में कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट लाया करता है? यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट टच करने की बात की गई है। ड्वार्फ प्लैनेट कौन से होते हैं और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको ड्वार्फ प्लैनेट ही पता होना चाहिए। अब सबसे पहले आप ड्वार्फ प्लैनेट के लिए चेक करो कि इनमें से ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा नहीं है। एरिस भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है, सिरस भी है, मेक भी है, हुआ मिया भी है। अब होगी कंफ्यूजन। पहली बात तो ये चारों के चारों ही ड्वार्फ प्लैनेट्स है, बट इनमें से जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर लाया करता है वो है आपका सीरस। याद कीजिए, हमने सबकी पोजीशन पढ़ी थी। ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट आपकी क्या होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में लाया करती है, यहीं पे आपका क्या है, सीरस लाया करता है, विच इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ये जो बाकी सारे के सारे ड्वार्फ प्लैनेट है, ये आपके कुइपर बेल्ट के अंदर लाया करते हैं। विच बेल्ट? कुइपर बेल्ट। ये कहाँ किसके बाद आती है? दिस बेल्ट लाइज आफ्टर दी नेपच्यून। नेपच्यून के बाद है ये आपकी बेल्ट। ओके, तो आपको ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में भी हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। योर राइट आंसर इज सीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रेडिएशन बेल्ट, सवाल है, द रेडिएशन बेल्ट आर जायंट स्वॉथ ऑफ मैग्नेटिकली ट्रैप्ड हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स दैट सराउंड द अर्थ। ओके, शायद कई लोगों को क्वेश्चन ना समझ आया हो। सवाल ये पूछ रहा है कि अर्थ के, एक सेकेंड, हाँ, अर्थ के अराउंड आपकी क्या होती है, कुछ रेडिएशन बेल्ट्स प्रेजेंट होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। मैंने आपको बताया था कि सन से क्या निकलती है, सोलर फ्लेयर। ठीक है, वो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से, अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर अर्थ को प्रोटेक्ट करता है इन सोलर फ्लेयर से।
यही याद किया था हमने, अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर प्रोटेक्ट करेगा अर्थ को इनसे या सोलर फ्लेयर से। तो इसको हमने स्पेसिफिकली, इस मैग्नेटोस्फीयर की 2 लेयर्स होती थी, उन 2 लेयर्स को हमने क्या बोला था, वेन एलन लेयर, वेन एलन रेडिएशन बेल्ट। 2 आउटर और इनर की हमने पढ़ा है, तो ये भी सवाल आपको आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक हमें सारे क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर इजी टू डू अगर आपने वो 2 वीडियोस देखी हैं। Might be someone feel it difficult, but you should not feel it difficult and after going through the videos and after learning it. Okay. Which of the following celestial bodies has a natural satellite named as the Charon? ठीक है, कौन सी बॉडी का नेचुरल सैटेलाइट चारण है? नेचुरल सैटेलाइट का मतलब होता है कि किसका मून चारण है। ओके, हुआ मिया एक खुद ही ड्वार्फ प्लैनेट है। सेट्रन मार्स किसका है? प्लूटो। आंसर इज प्लूटो। याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको बताया था कि प्लूटो एक यंगस्टर जैसा सा है। प्लूटो की 2 कहानियां याद करी थी। जब प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की तरह याद करना था तो हमने ये याद किया था कि प्लूटो क्या है, एक बूढ़ा बुजुर्ग है जिसकी आंखें चली गई है ना, तो हमने याद किया था उससे। दूसरा, हमने प्लूटो को जब उसके मून से याद करनी थी तो हमने प्लूटो की यंग एज के बारे में बात करी थी कि प्लूटो क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। तो उसका एक जो एक मून है उसका नाम क्या है, हाइड्रा है ना, वो बहुत पानी पीने में बिलीव करता है। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखता है, तो नेटफ्लिक्स नहीं था, नेफिक्स करके उसका एक मून का नाम था। बहुत स्टाइल मारता था तो स्टाइक्स करके उसका एक मून था। उसके 4 यार हैं, इसलिए इससे हमने याद करा था कि उसका एक मून का नाम था चेरॉन। रिकॉल कीजिए, याद आएगा। ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्लूटो। नेक्स्ट देखते हैं। और प्लूटो के सबसे पास लाई करता है चेरॉन। ऐसा नहीं है कि प्लूटो के सबसे क्लोजेस्ट जो मून है नेचुरल सैटेलाइट वो चेरॉन है, और लार्जेस्ट भी यही है। अगर अगली बार सवाल में ये पूछ लिया जाए कि चारों जगह प्लूटो के ही मून्स के नाम दिए जाए और पूछा जाए विच वन इज द लार्जेस्ट अमंग देम, देन द चारॉन इज द लार्जेस्ट अमंग देम। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? इनमें से कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है? लो, वही सवाल पूछ लिया जिससे हमने याद करता। प्लूटो को हमने क्या कंसीडर किया था कि प्लूटो बूढ़ा हो गया है, उससे हमने याद करने की कोशिश करी थी कि ड्वार्फ प्लैनेट कौन कौन से होंगे। तो कहानी याद है तुम्हें क्या थी? कहानी ये थी कि, एक सेकेंड, कहानी ये थी कि प्लूटो की क्या चली गई है, आंखें चली गई है, आयरिस है ना, आंखें चली गई है। तो प्लूटो क्या हो गया था, सीरियस हो गया था। सीरियस से हमने याद करा था कि सीरस, कि वो बनवाएगा, मेक मेक है ना, किसको, अपनी आइस को, आयरिस को। और ये हमें किस भैया से पता चला था, हुआ मिया विच इज अ मुस्लिम। मियाँ जी बता के गए थे कि प्लूटो सीरियस हो गया है अपनी आंखें बनवाने के लिए। तो ये सारे कहते हैं अपने ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम थे। देखते हैं इनमें से कौन सा है। सिर्फ इनमें से एक ही नाम है जो हमें इनमें से दिख रहा है, मेक मेक, और हेयर इज योर आंसर। बाकी देखेंगे क्या है। कैलिस्टो आपकी जुपिटर की सैटेलाइट है। ये सारी बाकी जुपिटर की सैटेलाइट है, यूफोरा, कैलिस्टो, कैनमेडी। क्या इजी लगेंगे सवाल जब अगर एक बार हम वो ट्रिक्स को मतलब 2-3 बार सुन लेंगे, समझ लेंगे। Which one of the following is the windiest planet in the solar system? जवाब आना चाहिए ये तुम्हें। नेपच्यून इज दी राइट आंसर। ये हमने बिल्कुल टेक्स्ट में ऐसा कैसा पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज meteor shower named as quadrantids are generally visible from अर्थ? की जो मिट्योर शावर होता है, क्वाड्रेंटस, कौन से उसके अंदर कौन से टाइम पे हमें अर्थ से विजिबल होता है? दिस इज समथिंग विच वी हैव नॉट कवर्ड, सो इट्स आंसर इज योर दिसंबर एंड जनवरी में आपको ये विजिबल होगा। मिटियोर शावर जिसका नेम क्या है, क्वाड्रेंटस है, ये आपको दिसंबर और जनवरी के अंदर विजिबल होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ द मून्स? कौन से प्लैनेट के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स है? नेचुरल सैटेलाइट किस प्लैनेट के पास सबसे ज्यादा थी, बताओ? ये सबको पता है, सेट्रन। ठीक है, सेट्रन के बाद किसके पास सबसे ज्यादा है? जुपिटर के पास है। जुपिटर के बाद विच हैज द मैक्सिमम?
ओके, योर यूरेनस एंड देन नेपच्यून। अब एक और बात करते हैं, एक और चीज थी, नेपच्यून के पास 14 थी, इसके पास कितनी थी 27, हमने याद करा था 2 7 जा 14, ऐसे करके हमने याद करा था। ठीक है, ऐसे कौन से प्लेनेट है मुझे बताइए जिसके पास कोई भी मून नहीं प्रेजेंट है, बताओ। देयर आर 2 प्लैनेट्स जिनके पास कोई मून प्रेजेंट नहीं है, वन इज मरकरी, नेक्स्ट इज वीनस। तो दो और रह गए, उनका डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ के पास एक नेचुरल मून है और मार्स के पास 2 नेचुरल मून है। क्लियर? चलो, फिर से आ गई बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स, अभी तो किया है, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है बिग बैंग थ्योरी कि कैसे यूनिवर्स का ऑरिजिन हुआ है। तो थ्योरीज आर इम्पॉर्टेंट, यू कांट इग्नोर देम। उसके बाद है IC1101, ये क्या है? तो ये एक गैलेक्सी का नाम है। हो सकता है आपको नहीं पता हो, बट ये क्वेश्चन ऐसे तब पूछ जाता है जब वो कोई ना कोई आपका न्यूज कॉन्टेक्स्ट रहा हो। तो इट इज द नेम ऑफ अ गैलेक्सी, इट इज नॉट अ सैटेलाइट, इज नॉट अ सुपरनोवा, इट इज नॉट एन एस्टेरॉइड, इट्स अ गैलेक्सी। IC1101 is a supergiant elliptical galaxy at the center of a Bella 202 galaxy cluster। ठीक है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन गैलेक्सीज में से एक है। फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जिसका आंसर अगर आपको आता है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू, है ना। सो द क्वेश्चन इज, रेडियस क्या है मून का? अब ये तो याद होना चाहिए, अगर याद है तो आप आंसर कर पाओगे, नहीं याद है तो स्किप द क्वेश्चन। आंसर इज डी, 1.74 into 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, चलो इसका आंसर करो। विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ द थिक वाइट येलोइश क्लाउड ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है? अर्थ का ट्विन सिस्टर, वीनस इज द आंसर। हमने बोला था कि वीनस, हमने बोला था, एक्सेप्शन याद करने की कोशिश करो, मरकरी सन के बिल्कुल पास है, तो भी वीनस का टेम्परेचर क्या है, मोर है। वीनस हैज अ मोर टेम्परेचर एज कंपेयर टू दी मरकरी। उसका रीजन क्या था? क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में 60% क्या थी, CO2 थी, और उसके क्लाउड्स भी बहुत ज्यादा क्या थे, सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए थे। दैट्स वाई जो आपका वीनस था उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। इनडायरेक्टली यही चेक करने की कोशिश करें, तुम्हें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पता है? सो आंसर इज वीनस। किया हुआ है ना ये सब हमने, लग रहा होगा कि हाँ आता है, कुछ हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। ओके, सो क्वेश्चन इज, द बॉडीज ग्लोइंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज, जो बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज रात को चमकती है उन्हें क्या बोलेंगे आप? चल मैंने आंसर ही बता दिया तुम्हें, वैसे क्वेश्चन पूछते पूछते। सेलेस्टियल बॉडीज है ना, सेलेस्टियल बॉडीज आर दी बॉडीज विच ग्लो इन दी नाइट। एस्टेरॉइड ग्लो करते हैं? नहीं करते। मेट्रॉइड्स ग्लो करते हैं? नहीं करते। प्लानिटेरियम ग्लो करते हैं? नहीं करते। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। सेलेस्टियल बॉडी इज द आंसर। ठीक है, लूसीफर किसको बोला जाता है? लूसीफर किस प्लैनेट का दूसरा नाम है, बताओ। आंसर इज वीनस। लूसीफर बोलते हैं वीनस को। ये हमने नाम कवर नहीं किया, हमने कहीं पे भी जब मैंने आपको पढ़ाया है तो वीनस का नाम लूसीफर नहीं बताया। तो कई बार कुछ इंफॉर्मेशन हम अपने MCQ से भी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो वीनस इज द नेम ऑफ द लूसीफर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, आपको पता है वीनस को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं ना, और मॉर्निंग स्टार ही लूसीफर होता है। तो ये इनडायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन था, है ना। लूसीफर इज क्लास इन क्लासिकल माइथोलॉजी मीन्स द लाइट ब्रिंगर, है ना, जो लाइट लेके आए। और वीनस को हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, दैट्स व्हाई वीनस इज नोन एज द लूसीफर आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्लैनेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस एनवेलप अराउंड द मून एज। मून के अराउंड एक थिन गैस का एनवेलप है, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फियर है। एनवेलप ऑफ द गैसेस
अराउंड अर्थ भी हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना, तो इसको भी क्या मान लेते हैं, मून के अराउंड एक एटमॉस्फेयर है। तो साइंटिस्ट उसको क्या बुलाते हैं, अब ये हमने नहीं पढ़ा। बट डोंट स्किप अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है बिकॉज डोंट स्किप अ क्वेश्चन ओनली कि आपने नहीं पढ़ा। ट्राई टू सिर्फ सवाल पढ़ के सवाल को छोड़ मत दो, ऑप्शंस पढ़ो कि क्या पता ऑप्शंस ही ये बोल रहा हो कि मैं इसको सॉल्व आउट कर लूंगा। एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं, ठीक है। तो अगर मून का सरफेस है तो लूनर होगा, चारों ही ऑप्शन में लूनर है, ठीक है, मतलब ओके। उसके बाद बोल रहे हैं एंडोस्फियर। एंडो का मतलब होता है इंटरनल, है ना, लेकिन एटमॉस्फियर इज समथिंग विच इज एक्सटर्नल। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक्सटर्नल। एंडो का मतलब होता है इंटरनल, तो ये तो नहीं आएगा। थर्मोस्फियर, स्टेटोस्फियर, ये तो दो आपने स्पेसिफिक लेयर्स की बात कर दी, तो ये भी नहीं होगा। सो योर करेक्ट आंसर विच यू कैन गेस इज द लूनर एक्सोस्फियर। लूनर वर्ड यूज फॉर मून, ठीक है, एक्सोस्फियर मतलब बाहर वाला, एक्सटर्नल स्फीयर, तो इसको क्या बोलेंगे, लूनर एक्सोस्फियर। तो इस तरीके से हमने क्या करा, बाय गोइंग थ्रू दी एमसीक्यूज हमने ट्राई करा कि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो थिन गैशियस एनवेलप अराउंड द मून इज कॉल्ड एज द लूनर एक्सोस्फियर, ठीक है। चंद्रयान 2 ने ऑब्जर्व किया था लूनर एक्सोस्फियर को। हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर। एक घंटे में अर्थ अपनी एक्सिस पे कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री इज द आंसर, ओके। 15 डिग्री अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है एक घंटे के अंदर। मैं वही देख रही थी कि ये सवाल यहाँ पे मैंने गलती से डाल दिया, बट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मैं वही चेक करने की कोशिश करती कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के क्वेश्चन शुरू नहीं हो गए, ओके। सो चलो, अगर ये नहीं भी हमने लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा तो भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। कैसे करोगे, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, मुझे पता है अर्थ को कितने घंटे चाहिए, 24 आवर्स चाहिए। अर्थ अपने एक एक्सिस पे रोटेट करेगी, मतलब वो कितना घूमेगी, 360 डिग्रीज घूमेगी, है ना, यही बात हुई ना। तो अगर अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है, तो अर्थ एक घंटे में कितना रोटेट करेगी, 360/24, दैट इज इक्वल टू 15। कितना रोटेट करेगी, 15 डिग्री। ऐसे भी आपका आंसर आ जाता। तो ट्राई टू बी स्मार्ट इन योर एग्जाम। नेक्स्ट, यूरोपा किसकी नेचुरल सैटेलाइट है, बहुत बार कर चुके हैं, शुरू ही जुपिटर से किया था, तो इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। हो रहा है ना सवाल। जुपिटर के पास टोटल कितनी मून है, 79। सबसे मैक्सिमम किसके पास है, सेट्रन के पास, ओके। अगला सवाल है, इन लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, स्टार की लाइफ साइकिल में द स्टेज नेबुला इज रेफर्ड एज। अब नेबुला वर्ड हमने पढ़ा है, नेबुला वर्ड हमने जब थियरीज ऑफ इसकी करी, यूनिवर्स की करी, तब हमने नेबुला वर्ड पढ़ा था। तो नेबुला का क्या मतलब होता है, ऑप्शन पढ़ने से पहले दिमाग में सोचिए। नेबुला का मतलब था कि आपका कुछ बादल सा था, क्लाउड था। क्लाउड ऑफ व्हाट, क्लाउड ऑफ डस्ट प्लस हाइड्रोजन और हीलियम गैस, इसका क्लाउड था जिसको हमने नेबुला बोला था, जिससे हमारी किसकी फॉर्मेशन हुई थी, फर्दर स्टार्स की फॉर्मेशन हुई थी। और फिर इसी नेबुला के अंदर इलिप्टिकल जब मोशन हुआ था तो हमारे प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई थी। तो स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, द स्टेज व्हेन द आउटर लेयर एक्सपेंड एंड कूल डाउन एंड बिकम लेस ब्राइट, नो। द लास्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ, नो। नेबुला लास्ट स्टेज नहीं होती किसी की लाइफ की, नेबुला तो स्टार्टिंग स्टेज होती है, और कोई आउटर शेल ऑफ स्टार भी नहीं होती। ये क्या होता है, अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड द हाइड्रोजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट दी जोवियन प्लैनेट। पता है, कई लोग इतने उत्सुक और इतने उत्साहित होते हैं एग्जाम को देख के, मतलब आई एम नॉट टारगेटिंग यू स्पेसिफिकली, बट माइट बी यू आर ऑल्सो कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स, क्योंकि हर स्टूडेंट कर ही देता है। आपने जोवियन प्लैनेट्स देखा नहीं, उड़ते उड़ते आप फटाफट ढूंढने लगते हो और टिक मारते हो, बट सवाल क्या पूछ रहा है, आप नॉट को पढ़ना भूल जाते हो। तो सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल ही नहीं करनी हमें एग्जाम में। नॉट जैसे वर्ड को इजीली ध्यान से देखना है, पूरा केयरफुली स्टेटमेंट को पढ़ो। तो बोल रहे कौन से जोवियन प्लैनेट्स नहीं होते। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स को दो में हमने डिवाइड किया था। अगर ये हमारा सन था
तो हमारे पास पहले थे इनर प्लैनेट्स, ठीक है, और हमारे पास क्या थे, बाकी आउटर प्लैनेट्स थे। हमारे पास 4 ही इनर प्लैनेट थे और 4 ही आउटर प्लैनेट थे, ठीक है। इनर प्लैनेट को हमने और क्या नाम दिया था, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और आउटर प्लैनेट को हमने क्या बोला था कि जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल का मतलब था कि जो अर्थ जैसे हैं, जोवियन का मतलब था कि जो जुपिटर जैसे हैं। और अब आप बताइए कि जो कौन से बाकी थे जो जोवियन प्लैनेट्स थे, जुपिटर, सेट्रन, यूरेनस, नेपच्यून। यू और एन में गलती नहीं करके आनी, हमने कैसे याद किया था, पहले यूरेनस आता है फिर नेपच्यून, क्योंकि पहले यूनाइटेड नेशंस में यू आता है और फिर एन आता है। तो अब देखो इनमें से कौन सा नहीं है, जुपिटर भी है, यूरेनस भी है, सैटर्न भी है। आंसर क्या हो जाएगा, मार्स इज नॉट दी जोवियन प्लैनेट। मार्स क्या है आपका, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब तक सारे सवाल हो रहे हैं, गुड। इफ यू नो ऑल दीज आंसर्स देन गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, आ गया अभी किस सवाल जो शायद ना पढ़ा हो आप लोगों ने, है ना। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द मून इज इक्वल टू इट्स वेट ऑन द अर्थ। किसी ऑब्जेक्ट का मून पे जो वजन है वो कितना इक्वल है अर्थ के, आई थिंक इट्स आंसर इज 1/6। Yes. Okay. So 1/6 is the answer. Mass of the moon is, जो मून का मास है वो क्या है, 1/10 टाइम्स, एंड रेडियस ऑफ मून क्या है, 1/4 टाइम्स। अगर आपसे कोई रेडियस पूछे अर्थ के कंपैरेटिवली तो वो क्या है, मून के 1/4 टाइम है। मास क्या है, 1/100 टाइम मून का कंपैरेटिव टू द अर्थ, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा मून के ऊपर वो 1/6 टाइम होगा वेट ऑन दी अर्थ, ठीक है। What is the periodicity of Halley's comet? हेली कॉमेट की periodicity क्या है, मतलब वो कितना frequently आता है। तो हेलीज कॉमेट ये हमने completely आपका पढ़ा भी था, हमने ये भी बताया था कि लास्ट टाइम किस टाइम आया था। तो हेली कॉमेट की periodicity है 75 to 76 ईयर्स की। ओके, कॉमेट क्या थे, दीज आर दी कॉमेट। एस्ट्रॉइड से कैसे लगते हैं, कॉमेट्स आइसी होते हैं, आइस होती है उनके अंदर, प्लस डस्ट और रॉक तो होगी ही होगी, बट उसके साथ क्या होती है, कॉमेट्स के अंदर आइस होती है। और जैसे ही आपके कॉमेट्स अर्थ सन की टुवर्ड्स अप्रोच करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक टेल को लूज आउट करना शुरू कर देते हैं। वो टेल क्या होती है, जो आपके गैसेस बर्न आउट हो रही होती है वो रेडियली निकलेंगी टेंजेंशियली टू दी सन। नेक्स्ट, all the changes in the weather of earth are caused by, जितने भी चेंजेस आप वेदर के चेंजेस देखते हो अर्थ के अंदर कि भाई आपका गर्मी ज्यादा हो रही है, ठंड हो रही है, मैं क्लाइमेट नहीं बोल रही, क्लाइमेट और वेदर, वेदर इज अ शॉर्टर ड्यूरेशन थिंग और क्लाइमेट क्या है, लॉन्गर पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी चेंजेस होते हैं वेदर के अंदर वो किस वजह से होते हैं, क्या अल्टीट्यूड की वजह से होते हैं, टाइड्स की वजह से होते हैं, मून या सन की वजह से। आंसर इज सन। ये हम फर्दर क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि जो सन है और यहाँ पे आपकी अर्थ जिस तरीके से सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो उसका रेवोल्यूशन अराउंड सन डिसाइड करता है कि वहां पे क्या होगा, समर कब होगी, विंटर कब होगी, क्या वेदर होगा और क्या नहीं होगा। तो रेवोल्यूशन जो अर्थ का है सन के अराउंड, इट विल डिसाइड कि आपका कितनी, क्योंकि देखो सन से जो रेडिएशन आएगी, मान लो अब इस पोर्शन के ऊपर रेडिएशन आ रही है तो यहाँ पे गर्मी हो जाएगी, ठीक है। अब ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, कई बार दूसरा फेज सामने आएगा, तो दूसरे फेज जब सामने आएगा तब क्या होगी, वहां पे गर्मी होगी। तो जितना भी वेदर का फिनोमेना है वो कौन डिसाइड कर रहा है, सन और अर्थ की क्या डायनामिक्स है ना, कि उनकी क्या पोजीशन है, क्या रेवोल्यूशन हो रहा है। तो आंसर इज योर सन, की जितने भी चेंजेस होते हैं आपके वो कॉज किसके द्वारा किए गए होते हैं, सन के। What do you call the point, आप उस पॉइंट को क्या बोलोगे, इन दी ऑर्बिट ऑफ द मून और अ सैटेलाइट एट विच इट इज नियरेस्ट टू दी अर्थ। ओके, जब आपका मून या कोई भी सैटेलाइट अर्थ के नियरेस्ट है, दिस इज योर अर्थ, ठीक है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, जब वो अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट है आप उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। देखो दो पॉइंट्स आप हमेशा पढ़ेंगे, एक आप नियरेस्ट का केस पढ़ेंगे, एक आप क्या पढ़ेंगे, फारदेस्ट का पढ़ेंगे। फार कौन सा है, क्योंकि अर्थ के अराउंड जो आपका ऑर्बिट है वो क्या है, इलिप्टिकल है। अगर यही ऑर्बिट कंप्लीटली सर्कुलर होता
और अर्थ बीच में होती, तो हर जगह से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस लाई कर रहा होता है ना। और अगर इक्वल डिस्टेंस लाई कर रहा है तो कोई पास और कोई दूर वाला सीन ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर कभी वो पास होगा और कभी बहुत ज्यादा दूर होगा, तो जो बिल्कुल पास होता है उस कंडीशन को बोलते हैं पेरीगी। ठीक है, पास के लिए हम यूज करते हैं पेरी वर्ड और दूर के लिए हम यूज करते हैं एपो वर्ड। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा पॉइंट क्या होगा, नियरेस्ट टू अर्थ होगा, देन योर आंसर इज पेरीगी। और इक्लिप्स आपका अनदर ही फिनोमेना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एमसीक्यूज रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपके अच्छे से सॉल्व नहीं हुए हैं इन द सेशन, आपको लगा कि डाउट्स हैं या फिर आपको लगा कि नहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, तो री रिवाइज, गो थ्रू द वीडियोज, लर्न इट, अदरवाइज गुड टू गो। और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। टिल द टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।